बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से हैं? चलें जी। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिपल टैंक। आज का क्या टॉपिक है? रिपल टैंक। इसमें आप ज़रा, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, गौर से आपने चीज़ों को देखना है और चीज़ों को सिंपल करके समझना आपने। तो बड़ा आसान सा ये टॉपिक है, लेकिन है थोड़ा सा कंसेप्चुअल सा, थोड़ा बच्चों को ये डिस्टर्ब करता है। सबसे पहले रिपल टैंक है क्या, हम इसकी तरफ बात करते हैं। रिपल टैंक क्या, इसको इधर रहने दें। देखें जी, जिस तरह हम पढ़ते हैं कि टाइम हमारे पास होता है, तो टाइम को पढ़ने के लिए, टाइम को समझने के लिए हमने एक डिवाइस बनाई हुई है। उसको क्या हम कहते हैं? क्लॉक कहते हैं, घड़ी कहते हैं ना। टाइम को समझने के लिए, सीखने के लिए कि टाइम क्या है। तो हर चीज़ की पैमाइश और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कोई ना कोई डिवाइस या मशीन बनाई हुई है। इसी तरह हमारे पास जो वेव्स हैं, तो वेव्स को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए कि वेव्स क्या हैं, किस तरह की हैं, वेव्स के अंदर क्या क्या होता है, वेव्स की खसूसियात क्या हैं, करैक्टरिस्टिक्स उनकी, और वेव्स को पैदा करने के लिए, जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बेटा फ़िज़िक्स में रिपल टैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बड़ी आसान तारीफ़ कि रिपल टैंक एक ऐसा आला है जो वेव्स को पैदा करने के लिए और उनका मुतालिया करने के लिए, वेव्स की खसूसियात का मुतालिया करने के लिए कि वेव्स किस तरह की हैं, क्या क्या हैं, ये सारा कुछ समझने के लिए हम एक आला इस्तेमाल करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? रिपल टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपल टैंक कहते हैं। ठीक है ना? तो इंग्लिश में कहेंगे ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि वेव्स को जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए और उनको स्टडी करने के लिए, मुतालिया करने के लिए इस्तेमाल होगा। It is used to generate and study characteristics of waves। क्लियर हो गया? वही मैंने इंग्लिश में लिख दिया जो उर्दू में बात कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें हमारे पास ये बनता किस तरह से है, इसकी बनावट कह लें इसको आप, इसकी तामीर कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मिलके हमारा रिपल टैंक बनता है। जिस तरह आप घड़ी को देखें तो आप कहते हैं जी उसमें 3 नीडल्स होती हैं, 3 सुइयाँ होती हैं, उसमें सेल होता है कि नहीं होता? इसी तरह रिपल टैंक में भी कुछ ना कुछ होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिपल टैंक के अंदर कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जिनसे मिलके ये बनेगा। सबसे पहले बेटा इसमें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मुस्ततीली शक्ल की, रेक्टेंगुलर शेप की एक ट्रे हो। अब ट्रे रेक्टेंगुलर शेप की हमारे पास एक ट्रे है, नज़र आ रही है आपको? ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप की क्या है? हमारे पास एक ट्रे है। ठीक है जी। अब उसके बाद ये जो ट्रे है आपकी, ये सपोज इसी तरह है कि जिस तरह समझ लें कि ये बेटा आपके पास, ये नज़र आ रही ट्रे आपको? ट्रे देखिए ना घर में, ये ट्रे है जी, रेक्टेंगुलर शेप की है, लंबाई चौड़ाई देख रहे हैं एक जितनी अब बन रही है इसकी, रेक्टेंगल ही कहते हैं ना इसको, मुस्ततील कहते हैं। अब इससे अगला फेज़ आपने क्या करना है, जो रेक्टेंगुलर ट्रे आपने ली है, साइडों के ऊपर से ये 1 मीटर, मेरा हाल 1/2 मीटर है, 1 मीटर बुक पे मेंशनड है कि साइडों से इतनी ऊंची होनी चाहिए। समझ आ रही है? ताकि 1 मीटर, ये 1 मीटर तक ये कम से कम साइडों से ऊंची हो, ताकि हम क्या कर सकें, जब ये ऊंची होगी तो इसके अंदर हम पानी भर सकें।
क्या भर सकें, इसमें पानी भरेंगे, फिर पानी में हम वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या बेटा, इसका जो बॉटम है, ये जो ट्रे है, इसका ये नीचे वाला जो हिस्सा बन रहा है, ये वाला बॉटम इसको कहते हैं, निचला हिस्सा, ये बेटा ग्लास का बना होना चाहिए, शीशे का। समझ आ रही कि नहीं, किसका बना होना चाहिए, शीशे का। तो मैं आगे लिख देता हूँ, इसका जो बॉटम है वो किसका होना चाहिए बेटा, ग्लास का। समझ आ रही है, शीशे का। अब मैं जो साइडों से इसकी ऊंचाइयाँ वो वाइट बोर्ड के ऊपर तो ड्रा नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो फिर मैं उसको समझाने के लिए, चले मैं ये कह लेता हूँ, ये देख रहे हैं मैंने ऊंचा थोड़ा थोड़ा रख दिया साइडों से, कि ये साइडों से क्या थोड़ा थोड़ा ऊंचा है, अभी मैंने बताया है ना। अब इसके बाद बेटा देखें, इधर देखें, आप उसको छोड़ें। अब इसमें हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे हम पानी को। क्या फिल कर देंगे, पानी फिल कर देंगे। क्या फिल कर देंगे, पानी भर दिया हमने इसमें। जिस तरह एक ट्रे होती है, ट्रे में आप पानी डाल सकते हैं ना, पानी उसमें डाल देंगे। इसके बाद आगे आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर आपने एक वुड की, लकड़ी की एक प्लेट आपने नस्ब कर देनी है। किसकी प्लेट नस्ब कर देनी है, लकड़ी की, इधर साइड पे। ठीक है कि नहीं। तो हमने क्या किया कि दूसरा काम ये किया कि हमने एक वुडन प्लेट जो है, लकड़ी की एक जो तख्ती है, उसको हमने इस रेक्टेंगुलर शेप की जो ट्रे थी उसके ऊपर हमने नस्ब कर देना है, फिक्स कर देना है। ये पॉइंट लिख लेंगे उर्दू में, ऐसे आप लिखते जाएंगे पॉइंट्स बना के। इसके बाद आपने क्या करना है, तो दूसरी चीज़ हमने ये लिख दी कि इसमें हम वुडन प्लेट लेंगे। तीसरा यानी कि लकड़ी की बनी हुई एक तख्ती है, और इस तरह से उस तख्ती को आपने फिट करना है कि उसका जो बॉटम है, बॉटम का मतलब क्या, कि अगर ये लकड़ी है मेरे पास, ये ट्रे थी, ये लकड़ी मैंने उसमें रख दी, ऐसे फिक्स कर दी, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है लकड़ी का वो पानी को टच हो। जो पानी आपने ट्रे में भरा हुआ है, इस लकड़ी का नीचे वाला हिस्सा क्या हो, उसको टच हो। सिर्फ ये ना हो लकड़ी पूरी की पूरी पानी के अंदर हो, नहीं, सिर्फ नीचे से क्या हो रही हो, पानी को टच हो रही हो। समझ आ रही है। अब तीसरी चीज़ बेटा, उसका जो बॉटम मैंने आगे लिख दिया है कि लकड़ी का जो, उसकी तख्ती का जो बॉटम है वो इट शुड बी टचिंग द वाटर सरफेस, के लकड़ी का या उस जो हमारे पास लकड़ी की तख्ती है उसका निचला हिस्सा पानी को क्या हो रहा हो, टच हो रहा हो, छू रहा हो। ठीक है कि नहीं। आगे हमारे पास क्या हो, सही चल रही है भाई। अब इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ क्या है, जो जो मैं बातें कर रहा हूँ वही मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है इसमें बेटा कि इसके ऊपर आपने एक मोटर नस्ब कर देनी है। ये जो लकड़ी की तख्ती थी उसके ऊपर आपने क्या अटैच कर देनी है, एक मोटर अटैच कर देनी है। उस मोटर को बेटा कहते हैं वाइब्रेटर। क्या कहते हैं, वाइब्रेटर। उसको आप अटैच कर देंगे इस लकड़ी की तख्ती के ऊपर। अगर ये लकड़ी थी तो इसके ऊपर मैंने क्या अटैच कर दी है, एक मोटर। या अटैच कर दी है, वाइब्रेटर या मोटर उसको कहेंगे, वो हमने इसके ऊपर अटैच कर दी। अब आगे देखें ज़रा क्या होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इस जो वाइब्रेटर या आपकी मोटर है इसको आपने पीछे से बिजली के साथ जोड़ देना है। किसके साथ जोड़ देना आपने, बिजली के साथ। किसके साथ बेटा, बिजली। बिजली का पता है ना, बिजली गिराने मैं हूँ आई, ठीक है। तो वो हमारे पास बिजली, आपको पता है करंट होता है, तो अब इसको आप करंट के साथ जोड़ देंगे मोटर को। अब इसके बाद तो पीछे से तीसरा काम आपने ये करना है कि इसको आपने इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करनी है। क्या प्रोवाइड करनी है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली भी इसको मुहैया करनी है। बिजली होगी तो मोटर चलेगी ना, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है शहीद, इसके बाद आप ये करेंगे कि इसके ऊपर ये जो आपकी रेक्टेंगुलर ट्रे थी इसके ऊपर आपने एक बल्ब लगा देना है। क्या लगा देना है, ये कौन इधर घोड़े इधर आ रहा है, इधर ध्यान रखें भाई। अब बल्ब आपने इसके ऊपर लगा देना है,
और बल्ब भी बिजली से चलेगा, ये आपको पता, खाली बल्ब ना लगा देना, बिजली भी उसके साथ लगी हो, ठीक है। और ये रोशनी नज़र आ रही ना आपको, ये मैंने जो लाइनें ड्रा की हैं ये क्या ज़ाहिर कर रही हैं, रोशनी को, ठीक है। बहरहाल तो और हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, हमने चौथी चीज़ इसमें लगा दिया क्या, एक बल्ब या एक लाइट भी रेक्टेंगुलर ट्रे के ऊपर आपने लटका देना है, लगा देना है, ताकि उस बल्ब की सीधी रोशनी पानी के ऊपर पड़े और पानी का जो अक्स है वो हमें फिर आगे नज़र आए। जब किसी चीज़ के ऊपर रोशनी पड़ती है तो उसका हमें क्या नज़र आता है, अक्स नज़र आता है ना, साया है कि नहीं। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास बेटा रेक्टेंगुलर ट्रे है, इसके नीचे आपने एक स्क्रीन भी लगा देनी है। क्या लगा देनी है, एक स्क्रीन। स्क्रीन कोई पेपर हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, कोई भी सतह आपने जी नहीं, इस रेक्टेंगुलर ट्रे के नीचे कि अगर ये आपने रेक्टेंगुलर जो ट्रे है, अगर वो आपने एक टेबल सा बना के आपने रखा हुआ है, टांगे हैं ना टेबल की, तो वो टांगों के नीचे जगह तो होती है ना, तो नीचे आप उसको रख देंगे, समझ आ रही बात की। तो इसके नीचे आपने एक स्क्रीन भी अटैच नीचे रख दी है भाई, नस्ब कर दी है। हाँ जी, नहीं देखें बेटा, ये हमारे पास अगर मेज़ है ना, ये समझ लो मेज़ है, ये उसकी टांग है, एक टांग ये है, तो नीचे यहाँ स्क्रीन लगा दें, नीचे रख दें या ज़मीन पे लगा दें या उसको थोड़ा ऊपर करके, जैसे मर्ज़ी आप नीचे रखना उसको बस, ठीक है, समझ आ गई है जी। तो ये हमारे पास थी रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन, क्या रिपल टैंक बनता किस तरह से है, तो ये सारा उसमें था। अब इसके बाद आप इसकी थोड़ी सी मैं वर्किंग बताने लगा हूँ कि ये काम किस तरह से करता है। तो हेडिंग्स बना के आप इसको बड़ी आसानी से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। रिपल टैंक का क्या करना, काम करना, कि रिपल टैंक काम किस तरह से करता है। तो ये देखते हैं बेटा, हमारे पास देखें जी, वेरी सिंपल। जब हम ये पीछे से बिजली को ऑन करेंगे, बटन को ऑन करेंगे, जब बटन ऑन किया जाएगा उससे जो आपकी मोटर है या वाइब्रेटर है वो चल पड़ेगी। जब मोटर या वाइब्रेटर आपकी चलेगी तो वो साथ साथ वाइब्रेट भी कर रही होती है कि नहीं, मोटर थोड़ी थोड़ी वाइब्रेट कर रही होती है। जब मोटर वाइब्रेट करेगी तो वो किसके ऊपर हमने रखी हुई है, लकड़ी की तख्ती के ऊपर हमने उसको नस्ब किया हुआ है, तो वो लकड़ी की तख्ती भी साथ साथ वाइब्रेट करेगी। अब वो लकड़ी की तख्ती जाके किसको टच हो रही है, पानी को टच हो रही है। ये देखो चौधरी साहब सो रहे हैं, इधर आ जाओ ज़रा, तो मैं इधर लाऊं फिर बेइज्जती होगी तुम्हारी। तो कुछ हमारे शागिर्द सो भी रहे हैं। तो बेटा टीचर बड़े ध्यान से अपने पढ़ाने में बिज़ी होता है, तो कोशिश करें कि आप लेक्चर को ध्यान से सुनें। अगर बोर हो रहे हैं तो आपके लिए फिर कोई और बंदोबस्त किया जाएगा बाद में, ठीक है, लेकिन अभी सुन लें ध्यान से बात। तो अब हमारे पास बेटा क्या है, तो जैसे हम मोटर ऑन करेंगे तो मैंने बताया कि वो वाइब्रेट क्या क्या करने लग जाएगा, वो सारी बात। अब जब वो लकड़ी भी वाइब्रेट करेगी साथ, वो जो वुड की प्लेट है, तो उससे क्या होगा, वो जो नीचे पानी टच हो रहा है, वो पानी एक मीडियम है, उसमें खलल पैदा हो गया। अब खलल पैदा हुआ तो पानी में क्या पैदा हो जाएंगी, वेव्स पैदा हो जाएंगी, वाइब्रेशंस पैदा हो जाएंगी। तो हो गई पानी में वेव्स पैदा कि नहीं। तो यही तो हमने कहा था कि रिपल टैंक को पानी में या कहीं पे, पानी आप लेंगे मीडियम, यहाँ कोई और शैल लेनी, क्या लेना है आपने, पानी ही लेना है। पानी में वेव्स पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे जब जैसे ही इस पानी में वेव्स पैदा होंगी, पानी इस तरह से उसमें जो भी वो खलल था वो अब हमें नज़र आ रहा है, वेव्स उसमें प्रोड्यूस हुई हमें नज़र आ रही हैं। जब उन वेव्स के ऊपर रोशनी पड़ेगी तो आप देखेंगे बेटा कि नीचे जो स्क्रीन पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, स्क्रीन। इस स्क्रीन के ऊपर इस तरह से आपको लाइंस नज़र आएंगी, नज़र आ रहा है आपको। अब इसमें एक हिस्सा सफ़ेद है, एक हिस्सा ब्लैक है, फिर सफ़ेद है, फिर ब्लैक है, ये बीच में सफ़ेद ही है ना,
ये असल में सफ़ेद रंग नज़र आ रहा है आपको बुक के ऊपर, ठीक है। वैसे उसने इस सफ़ेद वाले को ब्लू से भी आप जाहिर कर सकते हैं, यानी कि दो रंग आपको दिखाई देंगे। क्लियर हो गया जी। अब इसमें हमने देखा कि स्क्रीन के ऊपर वेव के दो हिस्से बन रहे हैं, और हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि वेव तो दो हिस्सों से मिलके बनती है। ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? क्रस्ट होता है। क्या होता है? क्रस्ट। नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? ट्रफ होता है। ये हमने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है हमने। अब इसमें बेटा ये जो हमारे पास, इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ते हैं ब्राइट फ्रिंज। क्या पढ़ते हैं? ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। रोशन हिस्से आप कह लें उर्दू में। ये जो ब्राइट फ्रिंज है बेटा, ये सफ़ेद, ये किसको, वेव के कौन से हिस्से को शो कर रहा है? क्रस्ट को। और ये वाला जो हिस्सा है ये किसको शो कर रहा है? ट्रफ को। किसको शो कर रहा है? तो हमने देखा कि वेव के दो हिस्से बन रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। समझ आ रही है? तो अब हमारे पास जी बेटा, तो ये हमारे पास हमने देखा कि रिपल टैंक की मदद से हमने वेव्स को पैदा भी किया, जनरेट भी किया, और हमने उसको फिर एक स्क्रीन के ऊपर गिरा के देखा कि उसमें दो हिस्सों से मिलके वेव बनती है, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। समझ आ रही कि नहीं? अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे पास इसकी वर्किंग। अब ये जो मैंने वर्किंग में बातें इस्तेमाल की हैं, आप इसको अपने अल्फाज में बेटा सिंपल करके लिख सकते हैं। क्लियर हो गया जी? लिख लेंगे ना? मेरा हाल है ये सारा आपको याद हो गया होगा, मोटर लगी है तो यह हो रहा है तो वो हो रहा है, ठीक है। आप लोग वैसे भी सारे लोहार बैठे हुए हैं, ज़रूर कारपेंटर बैठे हुए, लकड़ी का काम सब लोग करते ही होंगे घर में, है कि नहीं? कारीगर हैं सारे, मंजियाँ भी लोगों ही सही करते हैं। तो बहरहाल अब हम आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास था, आज हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया। इसके बाद हमने देखा कि रिपल टैंक के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो तीन तरह के फिनोमिना, तीन तरह के काम कर सकती हैं वेव्स। कौन कौन से देखते हैं भाई? तो वेव्स बेटा बेसिकली तीन तरह के बिहेवियर्स, तीन तरह के बर्ताव वो जाहिर करती है। जिस तरह मैं आपसे मुखातिब हो कहता हूँ भाई आपका बर्ताव कभी गुस्से वाला होता है, जिस तरह इंसानों के बिहेवियर्स होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं आप, कभी आप प्यार खुश होते हैं, कभी आप बिल्कुल ही इंतकाल कर चुके होते हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ा होता कुछ गुस्सा है या है कि नहीं। तो इसी तरह वेव्स के भी बर्ताव हैं, वेव्स भी कुछ बिहेवियर्स जाहिर करती हैं। अब उनमें बिहेवियर्स कौन कौन से हैं मैं उनके नाम लिखने लगा हूँ। तो वेव्स तीन तरह के बेटा बिहेवियर शो करती हैं, तीन तरह के प्रोसेस, तीन तरह के फिनोमिना शो करती हैं ये। तो पहला होता है इसमें रिफ्लेक्शन। कौन सा होता है? रिफ्लेक्शन। कि वेव्स रिफ्लेक्शंस का इजहार करती हैं, कहीं पे रिफ्लेक्शन भी कर रही होती हैं। अब रिफ्लेक्शन क्या भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो पहला तो ये फिनोमिना शो करती हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के साथ ये पंगा करती हैं, वेव्स कहीं पैदा हों, देखते हैं आगे। दूसरा ये वाला फिनोमिना भी शो करती हैं भाई। दूसरा होता है हमारे पास रिफ्रैक्शन। कौन सा प्रोसेस है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। और तीसरा होता है रेयरफैक्शन। क्या होता है? रेयरफैक्शन। समझ आ गई? अब पहले तो पेपर में जो लॉन्ग आ सकता है, डिफाइन रिपल टैंक, राइट इट्स कंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, इतना ये पूछ लेगा। प्लस वो साथ में वो ये पूछ सकता है कि इन तीनों में से कोई एक जो है उसकी एक्सप्लेनेशन करे। वो इस तरह कहेगा डिफाइन रिपल टैंक एंड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स बाय यूजिंग रिपल टैंक। क्लियर हो गया कि नहीं? कि इन तीनों में से किसी एक का वो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है। जिस तरह वो तीन मसाव आते हैं तो तीन में से एक पूछ लेता था ना, है कि नहीं? तो इसी तरह यहाँ पे अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे रिफ्लेक्शन होता क्या है, फिर हम ये देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या है, फिर हम देखेंगे तीसरा हमारे पास रेयरफैक्शन नहीं, ये वर्ड है डायफ्रैक्शन। क्या है? डायफ्रैक्शन, सॉरी जी, ये क्या वर्ड है? डायफ्रैक्शन। तो लेट्स सी ये क्या क्या है हमारे पास, इसको देखते हैं। तो यहाँ तक आप ये हमारी समरी है थोड़ी,
तो बेटा अगर आपके माइंड में चीज़ें समझ आ गई हैं, अगर आप इनको आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है तो आपको याद हो गया इधर, ठीक है कि ये चीज़ें थी, ये इनसे मिलके बना है। क्लियर हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अब पहले तो मैं सिंपल करके आपको ये बताता हूँ कि हमारे पास ये रिफ्लेक्शन असल में है क्या। आप देखते हैं भाई, आप शीशे में जाते हैं, आप कहते हैं यार मुझे ना अपना रिफ्लेक्शन मैंने देखा है, मैंने अपना अक्स देखा है। रिफ्लेक्शन का मतलब अक्स। आप जाते हैं, आप शीशे के सामने खड़े होते हैं और आपको वही चीज़ नज़र आ रही होती है जो सामने खड़ी, अक्स नज़र आ रहा है। तो वो किस वजह से हो रहा है? रोशनी की वजह से हो रहा है। रोशनी आ रही है, आपकी आंखों से टकरा रही है, वही शीशे में टकरा रही है, वही आपको वापस आ रही है। समझ आ रही बात की? तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का अमल हो रहा है। आप देखते हैं और डिटेल में कि रिफ्लेक्शन है क्या। तो लेट्स सी, उर्दू में भी इसको रिफ्लेक्शन ही कहेंगे। देखें बेटा, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मीडियम है, मीडियम मैंने ले लिया वाटर। क्या ले लिया मैंने? वाटर, पानी ले लिया मैंने, ठीक है। बाहर इस पानी के बाहर क्या पड़ी होगी? ज़ाहिर है हवा ही पड़ी होगी, एयर। तो एयर कोई और मीडियम है, पानी और मीडियम है। एयर एक ज़ाहिर है गैस है और पानी एक लिक्विड है, तो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, हमने देखा कि हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है। लाइट जो है वो भी तो एक वेव ही है ना। तो हमने एक वेव लिया, कौन सी? लाइट वाली। हमने देखा कि हमने ये जो लाइट की वेव है ये एयर से आ रही है, एयर से सफ़र करके एयर मीडियम से आ रही है और ये आके वाटर की सतह के ऊपर टकराती है। यहाँ पे टकरा के जिस पॉइंट के ऊपर ये टकरा रही है वहाँ पे मैं एक सीधी लाइन ड्रा कर रहा हूँ, उसको कहेंगे नॉर्मल। क्या कहेंगे? नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल किसी भी सतह के ऊपर एक ऐसी गिराई गई एक ऐसी लाइन होती है जो उस सतह के साथ 90 दर्जे का जाविया बनाए। कितना जाविया बनाए? परपेंडिकुलर हो। कैसे? अगर इस वाइट बोर्ड के ऊपर मैंने नॉर्मल गिराना हो तो ये है, समझ आ रही है। अगर मैंने अपने हाथ के ऊपर नॉर्मल बनाने हो तो अगर ऐसे हाथ पड़ा हुआ तो ये नॉर्मल है, अगर ऐसे हाथ पड़ा हुआ तो ये नॉर्मल है। तो ये मार्कर और हाथ के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा? 90 डिग्री। अगर एक सरफेस ऐसी और दूसरी ऐसी है तो उनके बीच में कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये असल में नॉर्मल बन रहा है। क्लियर हो गया जी। अब देखें, तो रोशनी जिस नुक्ते के ऊपर आके गिरी है दूसरे मीडियम की सतह के ऊपर, उस नुक्ते को बेटा कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस नुक्ते को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस नुक्ते के ऊपर रोशनी आके गिरी है दूसरे मीडियम की सतह के ऊपर। अब हम देखेंगे कि रोशनी यहाँ से टकराई है और टकरा के ये कुछ इस तरह से वापस चली गई है। अब होता क्या है, रोशनी आ रही होती है, चलें, रोशनी आ रही है, शीशे से टकरा रही है, पहले हवा से जा रही है, हवा एक मीडियम है, शीशे से टकरा रही है और वही टकरा के फिर वापस आ रही है। तो वो रोशनी हमारी शक्ल से टकरा के गई, हम शीशे के सामने खड़े थे, रोशनी हमारे मुंह से टकराई, टकरा के किधर गई? शीशे के साथ। हमारा मुंह एक मीडियम है, सॉलिड का बना हुआ है, हवा एक मीडियम, तो हवा से आई, हमारे फेस पे टकराई, टकरा के मिरर में गई, मिरर फिर और मीडियम है, ग्लास का बना हुआ है, उधर से टकरा के फिर वापस आई। तो हमें अपनी आंखों में फिर क्या नज़र आ रहा होता है? हमारा अक्स आ रहा होता है कि नहीं आ रहा होता? तो वहाँ रिफ्लेक्शन का अमल हो रहा है। कौन सा अमल हो रहा है? रिफ्लेक्शन का। आप पानी के सामने खड़े हो जाएं, आपको नज़र आएगा कि नहीं आएगा? तो वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब होगा क्या, और अंदर ज़रा डिटेल में देखें। रोशनी की जो इंसिडेंट रे है, जो शुआ पहले आ रही है उसको इंसिडेंट रे कहेंगे, और टकराने के बाद जो वापस जा रही है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? उर्दू में भी इसको यही कहते हैं। अब ज़रा गौर से देखें बेटा, इधर ध्यान करें।
इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। उर्दू में भी इसको यही कहेंगे, क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इब्तदाई शुआ का नॉर्मल के साथ बनने वाला जाविया। ठीक है। अब रोशनी जब टकरा के वापस जाएगी तो जितने एंगल के साथ जाएगी नॉर्मल के साथ, अब जो एंगल बनाएगी उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर रोशनी बेटा टकरा के वापस जाए और क्या हो, जितने जाविये के साथ वो आई थी उतने जाविये के साथ वो वापस चली जाए, कि दोनों जाविये अगर बराबर हों, दोनों जाविये क्या हों? बोथ दी एंगल्स अगर दोनों इक्वल हों, और दूसरा ये भी मैं केस लिखने लगा हूँ, ये दोनों चीज़ें अगर हों तो फिर रोशनी रिफ्लेक्शन का अमल ज़ाहिर करती है। दूसरी चीज़ क्या है? एक तो दोनों एंगल बराबर हों, जिस एंगल के साथ आई है उसी एंगल के साथ वापस जाए। बेटा इधर ध्यान करें। अब आगे देखिए हमारे पास क्या होगा। जिस पॉइंट के ऊपर रोशनी आके टकराई थी, ये था ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और आपका नॉर्मल, तीनों एक ही सतह के ऊपर नहीं आ रहे, पानी की सतह के ऊपर ही आ रहे हैं ना। ये देखें, और से देखें, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये हमारे पास कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे है। और से देख रहे हैं, मैं अपने हाथ के ऊपर इनको ड्रा कर रहा हूँ। ये आई है रोशनी, ये गई है, ये नॉर्मल था, तीनों मेरे हाथ के ऊपर ही नहीं आ रहे। तीनों की जो नीचे वाली हिस्सा है वो मेरे हाथ एक ही सतह के ऊपर आ रहा है कि नहीं? तो दूसरी चीज़ ये कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और आपका जो नॉर्मल है वो एक ही सतह पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एक ही सतह पर। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और तीसरी चीज़ क्या है? नॉर्मल। क्या चीज़? नॉर्मल। एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। ऑल lie इन सेम प्लेन। तीनों के तीनों एक ही सतह पर वाक़या होते हैं। तो अगर तो रोशनी में ये काम हो रहा हो, अगर ये वाली दोनों चीज़ें रोशनी फॉलो कर रही हो, ये जो दोनों चीज़ें मैंने लिखी हैं बेटा, इनको कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उर्दू में कहते हैं रिफ्लेक्शन के कवानीन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन के कवानीन। याद रहेगा कि नहीं? तो अगर तो रोशनी या कोई वेव, रोशनी एक वेव है, कोई और वेव भी हो सकती है, पानी वाली वेव भी हो सकती है, साउंड वेव भी हो सकती है। अगर तो कोई वेव रिफ्लेक्शन के इन दोनों कवानीन के ऊपर पूरी उतर रही हो, तो फिर हम कहेंगे कि रोशनी कौन सा अमल ज़ाहिर कर रही है? रिफ्लेक्शन का। कौन सा अमल ज़ाहिर कर रही है? मैंने आपकी डेली लाइफ से मैंने एग्जांपल दिए कि बेटा आप जब अपना अक्स देखते हैं शीशे में तो वहाँ रोशनी कौन सा अमल ज़ाहिर कर रही है? रिफ्लेक्शन। आप पानी में अपना अक्स देखते हैं तो वहाँ रोशनी कौन सा अमल ज़ाहिर कर रही है? रिफ्लेक्शन। कौन सा? रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास रिपल टैंक के अंदर मैं आपको लेके जाने लगा हूँ। पहले तो मैंने रिफ्लेक्शन बताया क्या है, अब ज़रा आगे चलते हैं रिपल टैंक में, क्योंकि आपने पेपर में जब लिखना है तो रिफ्लेक्शन के बारे में तो आपको आइडिया होना चाहिए। तीसरे चैप्टर में भी हमने इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, लेकिन अभी ये बेसिक्स है, इसका नॉलेज था। तो रिपल टैंक के अंदर क्या होगा, गौर से आपने देखना है। ये हमारे पास रिपल टैंक है, उसमें हमने बेटा जी वेव्स प्रोड्यूस कर ली हैं। क्या प्रोड्यूस कर ली हैं? वेव्स। ये आ रही हैं जी वेव्स, ये 3 वेव्स जा रही हैं। हमने रिपल टैंक के अंदर मोटर शोटर चला के हमने सारा काम करके हमने वेव्स पानी में प्रोड्यूस कर ली हैं। अब मैंने मोटर शोटर इधर अटैच नहीं करनी, क्योंकि उनका मकसद हमने बता दिया कि हमने वेव जनरेट कर दी हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो पानी की वेव्स जा रही हैं तीनों, इनके सामने हमने एक लकड़ी का ब्लॉक रख देना है। क्या रख देना? रिपल टैंक के अंदर एक लकड़ी का ब्लॉक रख देना। अब पानी के अंदर से ये वेव जा रही हैं, तो ये पड़ा हुआ था पानी, पानी और मीडियम है, लकड़ी कोई और मीडियम है कि नहीं? तो अभी मैंने क्या एग्जांपल दी थी
कि जब वेव एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम की सतह से टकराती है तो टकरा के वेव किधर चली जाती है, वापस चली जाती है, वापस पहले मीडियम में जहाँ से आई है वापस उधर ही चली जाती है। हवा से आई थी ना, और दूसरे मीडियम की सतह से टकरा के फिर वापस हवा में ही चली गई थी। तो यहाँ कौन सा अमल हो रहा था, रिफ्लेक्शन का अमल हो रहा था। कौन सा, रिफ्लेक्शन का। अब इधर भी यही होगा, ये पानी वाली वेव्स आ रही हैं, ये आपके इसके साथ टकराएंगी, आपके ये जो ब्लॉक है इसके साथ, ये इसके नॉर्मल के साथ जितना भी ये एंगल बनाएंगी वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगले केस में क्या होगा, जब ये रोशनी की वेव्स यहाँ से टकरा के निकलेंगी तो क्या होगा, अब अगर ये रोशनी की वेव्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास ब्लॉक पड़ा हुआ था ऊपर, अब ये जितना भी एंगल बना रही हैं वो कितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, कितना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो मैंने सिंपल करके आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी समझा दी और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने देखा कि जितने एंगल के साथ रोशनी आ रही है जितने एंगल के साथ पानी की वेव्स आके लकड़ी के साथ टकरा रही हैं उतने एंगल के साथ ही टकरा के वापस मुड़ रही हैं।